नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज डॉक्टर्स डे है और इस खास मौके पर बात धरती के उन भगवानों की करेंगे जिन्होंने कोरोना महामारी के 2 पड़ावों को अपनी मेहनत और जज्बे के सहारे पार किया है। लेकिन अब तीसरी परीक्षा की बारी है, क्योंकि खतरा कम जरूर हुआ है लेकिन टला नहीं है। तो इस तीसरी परीक्षा की कितनी तैयारी है, वो भी तब जब देश में अब करीब करीब सब चीजें अनलॉक होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ शर्तें जरूर हैं लेकिन वो भी अब शिथिल सी ही लगती हैं और यही वजह है कि खतरा ज्यादा गंभीर होता जाता है। दूसरी लहर में भी ये लापरवाही भारी पड़ी थी। तो आज डॉक्टर्स के साथ चर्चा इसी बात की कि पुराना अनुभव, कुछ सबक और नए संसाधनों के साथ वो कितने तैयार हैं आने वाली चुनौतियों के लिए। चर्चा करेंगे, एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मुश्किल वक्त में जिन्होंने थामी जिंदगी की कमान, डॉक्टर्स के जज्बे को प्रधानमंत्री का सलाम। आज डॉक्टर्स का दिन है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। आज के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की मेडिकल कम्युनिटी को संबोधित किया। पीएम ने डॉक्टर्स को देवदूत बताते हुए उनके योगदान को याद किया। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साफ किया कि स्वास्थ्य विभाग का बजट 2 गुने से ज्यादा बढ़ाया गया और अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लाए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए। पीएम ने एक तरफ यह भी बताया कि 7 साल में एम्स और मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई है, यानी नए डॉक्टर्स पर जोर दिया गया है। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल में चुनौतियां कई थी। एक तरफ जिंदगी रिस्क पर थी, बीमारी का कोई सीधा और ठोस इलाज नहीं था। कई बार तो मेडिकल टीम और अस्पतालों पर हमले भी हुए, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स अपने कर्तव्य पथ से हिले नहीं। अब कोरोना कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है। नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और तीसरी लहर का अंदेशा भी है। तो सवाल यही है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में महामारी पर भारी पड़ने वाले डॉक्टर्स की तीसरी परीक्षा के लिए कितनी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, तो पहली लहर, दूसरी लहर और अब अंदेशा तीसरी लहर का है। पहली लहर में स्थिति कंट्रोल में नजर आई, लेकिन दूसरी लहर में हालात बिगड़े, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अब तीसरी लहर की यदि आशंका है तो उसकी तैयारी कितनी है, यह मुख्य सवाल है। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जुड़ रहे हैं लोहिया अस्पताल से। आप बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। हम शुरुआत आपसे करते हैं, उसके बाद कई और डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बधाई, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और आप जैसे तमाम डॉक्टर्स की बदौलत हम कोरोना का सामना कर चुके हैं, पहली और दूसरी लहर में, और तीसरी के लिए भी तैयार हैं।
लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि पहली और दूसरी लहर से हमने सबक क्या लिया, हमने क्या सीखा और हमने क्या गलतियां कर दी दूसरी लहर में जो पहली लहर से सबक लेने के बाद भी हम सीख नहीं पाए हैं। क्या करना होगा तीसरी लहर के लिए? देखिए, आज सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे पे आज 1 जुलाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने आज हम लोग को याद किया, हमारी मेहनत, हमारी जो भी हमने परिश्रम किया उसको सराहा। और आज का दिन, एक सेकंड कहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पहली बार IMA के प्लेटफॉर्म पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम डॉक्टर्स का संबोधन किया, हमें सराहा। डॉक्टर्स डे 1992 से मनाया जा रहा है BC रॉय जी के नाम पे 1 जुलाई को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट संबोधन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात हम करते हैं कोरोना की। देखिए, कोरोना को तकरीबन आज की डेट में कहें तो लमसम 1.5 साल हो चुके हैं, भारत में भी पदार्पण हुए, और 1.5 साल में हर तरह की परिस्थितियां हमारे देशवासियों ने देख ली हैं। पहली लहर जिसमें थोड़ा सा एक संशय था कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उस सब का सामना किया गया, और औसतन वो जो हमारी पहली जो लहर थी वो लंबी चली, प्लेटू फेज उसमें ज़्यादा था, लेकिन शायद हमने उसमें सावधानियां ज़्यादा बरती, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा उसमें हमारी जान और माल को खतरा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी लहर जो एकदम से आई, उसका कारण क्या था ये हमें सोचना होगा। हमने ये सोचा जनवरी में, जब हमने देखा कि पहली लहर का प्रकोप एकदम नगण्य हो गया है, तो हमने सोचा कि हम जो हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं उसको हमने पूरी तरह से नकार दिया। और उसके बाद भी जो होली का टाइम था, जो मार्च का समय था, उसमें भी बार बार कहा जा रहा था कि भाई अब आवश्यकता है चीज़ों को सचेत लेने की, जब केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन हम नहीं सचेत थे। और उसी का परिणाम ये निकला कि बहुत बड़े स्तर पे अप्रैल में और मिड मई में केसेस हमारे सामने आए, और जब इतने बड़े स्तर पे आए और बहुत सी नए नए वायरस के म्यूटेशंस होने के बाद चीज़ें सामने आई, तो हमने देखा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा इलाज करने वाला ही भी एक व्यक्ति होता है, जिसमें भी संक्रमण की संभावना उतनी ही रहती है जितनी कि एक आम आदमी में रहती है, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे उसका सपोर्टिव स्टाफ इन द फॉर्म ऑफ अटेंडेंट, नर्स, और हमारा वार्ड बॉय हो गया, हमारा स्वीपर हो गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी सेकेंड वेव में कि वो भी 50 से 60%, 70% लोग अनुमम इन्फेक्ट हुए। अच्छी चीज़ क्या थी कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थी वो जनवरी में शुरू हो गई थी, और हेल्थ केयर वर्कर्स को काफ़ी हद तक वैक्सीन लग चुकी थी। तो मोटा मोटा हमने देखा कि परिणाम जो थे वैक्सीन की वजह से बहुत अच्छे रहे हेल्थ केयर वर्कर्स पे। इन्फेक्ट होने के बाद भी वो लोग अस्पताल तक बहुत कम लोग पहुंचे। तो इन दोनों चीज़ों को समझते हुए हमें ये समझना होगा, जनता को ये समझना होगा, किसी भी चीज़ के 3 पिलर होते हैं आज के संक्रमण की अगर हम बात करें तो। सबसे पहला पिलर है सरकार, जो अपनी पूरी प्रयास कर रही है किसी तरह से इस चीज़ को रोका जा सके। दूसरा पिलर होता है हेल्थ केयर वर्कर, जो लगा हुआ है कि भाई अगर मरीज इन्फेक्ट हो रहा है तो उसका इलाज सुचारू रूप से किया जाए। और तीसरा पिलर होती है जनता जी। तो अब कहीं ना कहीं जनता को भी अंदेशा हो जाना चाहिए पिछले 1.5 साल के सबक पे कि हमें अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि हम सब इन्फेक्ट हो चुके हैं मोस्टली। अब हमें अपने बच्चों को बचाना है जो आने वाले समय में अभी वैक्सीनेशन को लेके जिनका अभी थोड़ा सा समय दूर है। तो अगर हम संयम और धैर्य नहीं बरतेंगे तो हम कहीं ना कहीं नुकसान अपने बच्चों को पहुंचाएंगे। और हमने ये देख लिया है पहली लहर में कि बहुत नुकसान हमारे परिवार में, हमारे समाज नुकसान में तो हुआ है। डॉक्टर ऋषिकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो चुका है। हमने बहुत इस कदर हुआ है कि वो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सवाल यही है कि उससे सबक कितना लिया गया। अब फिर से हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जो जनवरी वाली स्थिति हमें थी। डॉक्टर ऋषिकेश जी, अब अनलॉक चीजें हो रही हैं, सड़कों पर भीड़ दिखनी शुरू हो गई है, बाजारों में भी दुकानें खुल गई हैं तो भीड़ नजर आ रही है, लेकिन वो डर जो आपको भी है, हमको भी है कि तीसरी लहर ना आ जाए, वो डर भीड़ में नहीं है। क्या कोरोना जैसी महामारी में, जहां पर हमने देखा अप्रैल मई में क्या हालत हुए, लोगों को समझाने में हम अब भी फेल हुए? देखिए, सिंपल सी एक चीज है, सिर्फ समझाने से नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं अनुशासन उनको सिखाना पड़ेगा, उनको बैठाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा,
और सिर्फ बताने से ही नहीं होगा, हमको उनको इस चीज का पालन भी थोड़ा सा कड़ाई से कराना पड़ेगा। इसके प्रति भी थोड़ा सा हमारे प्रशासन को, हमारे सरकार को इसमें थोड़ा सा और एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लॉकडाउन खुले हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 हफ्ते ही करीब हुए हैं। बिल्कुल। और उसमें आप देख सकते हैं सड़कों पे किस प्रकार से लोग घूम रहे हैं, किस प्रकार से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों को यदि भीड़ पर कंट्रोल नहीं किया गया, लोगों को समझाया नहीं गया, तो ये स्थिति फिर से ना बने, इसके लिए सोचना होगा, लोगों को भी अपनी समझ का परिचय देना होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी डेवलप कर लें, बिल्कुल, जब तक लोग जागरूक नहीं है तब तक इस बीमारी पर काबू पाना मुश्किल है। डॉक्टर ऋषिकेश जी, कर लें। हाँ, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप यदि इस बीमारी का सामना कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपना व्यवहार रख रहे हैं। डॉक्टर बीएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अध्यक्ष हैं यूपी होम्योपैथी बोर्ड का, बहुत स्वागत आपका डॉक्टर बीएन सिंह जी। और डॉक्टर अजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लोक बंधु अस्पताल से, बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी भी। डॉक्टर बीएन सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है कि होम्योपैथी बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और अगर बात की जाए इस कोरोना की लहर में तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इन दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति रही है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इलाज के तरीके हो सकते हैं लेकिन मकसद दोनों का एक ही होता है, सभी का, होम्योपैथी का भी एक ही मकसद होता है। होम्योपैथी की दृष्टिकोण से लेकिन देखा जाए कि कोरोना को किस तरह से काबू में लाने की कोशिश की गई, होम्योपैथी इसमें क्या करता है, किस तरह से इसमें अपना योगदान दे सकता है या देता रहा है, और होम्योपैथी क्या समझता है तीसरी लहर को रोकने के लिए? हेलो डॉक्टर बीएन सिंह जी, सवाल मेरा आपसे था। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथी मेडिसिन जब भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो रोगी को बहुत अच्छी तरह से समय देते हुए हर चीज़ों की स्कैनिंग करते हैं, यानी टॉप टू बॉटम। जैसे WHO ने हेल्थ के बारे में जो कहा है कि आदमी को जो है शारीरिक तौर पर, फिजिकल तौर पर, सोशल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर, इतना ही नहीं अब तो साइकोलॉजिकल भी इंक्लूड करना लगे है। तो इनमें जितनी भी मरीज के अंदर पूरी पर्सनालिटी के लिए बात होती है और उसमें लक्षण होते हैं, और जो चीज़ें नहीं वो बता सकता है हम खुद उससे स्नेच करते हैं, उससे लेते हैं बात करके, और तब हम पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यानी पूरे लक्षण को एकत्रित करके प्रिस्क्राइबिंग करते हैं। नंबर 2, यह बात कि आज एक ऐसी सामने बात आ रही है फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर की। फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने देखा मरीजों की जो लक्षण के हिसाब से सामने आई, उसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आयुष विभाग ने होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 3 दिन सवेरे सवेरे देने के लिए कहा, और इतना ही नहीं उसको जो है 20-25 दिन के बाद या महीने दिन पर भी रिपीट करने के लिए कहा, जिससे इम्यूनिटी जो है बढ़िया तरह से परफेक्ट हो जाए, मजबूत हो जाए, और उस फर्स्ट लहर में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड लेयर में जो उस हिसाब से ये जो डेल्टा वायरस की बात सामने आई जी, बहुत एक तरह से डेंजरस पॉइंट सामने रहा। बिल्कुल, बहुत से लोग यंगस्टर भी इन्वॉल्व हुए और उनको जो है बहुत से लोगों का डेथ भी हुई बहुत उससे। ऐसे कंडीशन में एक ग्रुप ऑफ द मेडिसिन का है जी, जिसमें फास्फोरस 200 का सिंगल डोज देने की आवश्यकता, कई मरीज जो सामने आए उनको दिया गया, अच्छा हुआ।
मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक ही मेडिसिन, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे ही केवल डेल्टा वायरस की बात सामने आ रही है, उसमें हर आदमी में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षण जो दिखलाई पड़ते हैं पर्सनालिटी के, पूरे बिहेवियर के, तो उसके लिए अलग से मेडिसिन देने की बात पड़ती है। किंतु जहां कोरोना वायरस या डेल्टा वायरस के लिए जो सेकेंड लेयर की बात थी, उसमें अलग अलग मेडिसिन देने की सामने बात आई, जिसमें ब्राइनिया 200 भी देने की बात सामने आई, काली कार्ब दे सकते थे और दिए भी और आराम भी मिला। किंतु थर्ड लेयर में अभी बच्चों के लिए जो बात सामने आ रही है जी, 2 साल के बच्चों के पहले 2 साल तक के बच्चों में ज्यादा कोई परेशानी होने की चांसेस नहीं है। किंतु जो 18 से और 3 साल से ऊपर और 18 साल से बीच में जो वैक्सीन आजकल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, और उस लेवल पर हम ये देखते हैं कि इनको अगर इवन जो आर्सेनिक एल्बम है, फास्फोरस का है, नेट्रम म्यूर है, अगर दिया जाए तो जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इसका फायदा भी होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जो दवाइयां बता रहे हैं होम्योपैथी के तौर पर आप ये दवाइयां बता रहे हैं, और इसका फायदा भी लोगों को हुआ है। तीसरी लहर में भी हमने देखा है कि कई लोग हुआ है एलोपैथी, आयुर्वेदिक के साथ साथ होम्योपैथी की दवाई लेते रहे। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस के पांडे लोहिया अस्पताल से, बहुत स्वागत आपका डॉक्टर एस के पांडे जी। और डॉक्टर मनोज मिश्रा आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। और सवाल मेरा डॉक्टर मनोज मिश्रा जी आपसे ही है कि आयुर्वेद के तौर पर आप एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि लहर पहली और दूसरी में आयुर्वेद को लेकर एक बूस्टअप आया, लोगों ने तरह तरह के काढ़ा बनाना शुरू कर दिया और इम्यूनिटी उन्हें लगा कि एकदम से स्ट्रांग हो जाएगी, और इस पर वो काम भी करते रहे। अच्छी बात है, डर होता है तो लोग इसमें कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब जब स्थिति कंट्रोल में है तो वो आदत छूटती जा रही है। इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो आयुर्वेद का जो जैसा आपने कहा ना कि काढ़ा तो इससे पहली लहर में भी आया, पहली लहर में लोगों ने खूब उपयोग किया। तो पहली लहर का वायरस थोड़ा हल्का था, उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला। अब दूसरी लहर जब आई तो इसमें डेल्टा वायरस आया, इसने सीधे आपने देखा होगा डिमांड ही देश की बदल दिया, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। पहले लहर में कहीं भी बहुत ज्यादा इतना दिक्कत नहीं आई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई हो या बेड्स ना मिल रहे हो। तो ये जो म्यूटेट हुआ जो वायरस, उस वायरस के अंदर जो डीएनए आरएनए का जो म्यूटेशन हुआ, उसने पूरे सिस्टम को ही एकदम से खराब कर दिया। अच्छा, रही बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद साफ साफ कहता है, आयुर्वेद में एक शब्द है व्याधि क्षमत्व, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, कि जो कोई भी हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन या वायरस बैक्टीरिया के रूप में कुछ भी शरीर में हमारे अगर आता है, उसको नुकसान करने का प्रयास करता है, तो हमारी बॉडी का जो व्याधि क्षमत्व है, जो इम्यूनिटी है, वो उसको उसके खिलाफ स्टडी करती है और उसको खत्म कर देती है। अब दूसरी भी लहर में अगर आपने देखा होगा, कई राज्य सरकारों ने अपने कोरोना के दवाइयों के प्रोटोकॉल में साफ साफ लिखा था कि आयुष काढ़ा और हर्बल टी के रूप में या विभिन्न और तरह की दवाइयां, सांस रोग की दवाइयां, सितोपलाद चूर्ण जैसे आता है हमारे यहाँ, इस तरह की तालिसाद चूर्ण, इस तरह की बहुत सारी दवाइयों को कई स्टेट ने अपने प्रोटोकॉल में डाल रखा कि उनके यहाँ अस्पताल में भर्ती होते थे मरीज, वो प्रोटोकॉल फॉलो होता था। अपने यहाँ भी अगर आप देखें, जहां तक मुझे याद है, पहली लहर में जो मरीज भर्ती होते थे सरकारी अस्पतालों में, वहां पर चाय के आयुष काढ़ा पिलाया जाता था जी। अच्छा, दूसरी लहर चूंकि इतनी ज्यादा तीव्र गति से आई और इतनी ज्यादा इफेक्टिव हुई हमारे अपने लोगों में, भारत की जनता में, कि वो लोगों को उस संभलने में और समझने में उतना समझ ही नहीं आया, क्योंकि पहली लहर में वाकई में एक प्लानिंग थी, बहुत प्लान तरीके से लॉकडाउन हुआ, हर चीज हुआ। जब इफेक्टेड हुए लोग, इन्फेक्ट हुए, तब तक काफी कुछ हमारे यहाँ आयुष का अपना प्रोटोकॉल जारी हो गया था भारत सरकार से। दूसरी लहर आने के बाद इतनी तेजी से वायरस संक्रमित किया है कि एक घर में किसी को हुआ तो शायद ही कोई बच्चा या घर का कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नेगेटिव पॉजिटिव ना हो गया हो। तो ये चीज है। अभी भी जैसे थर्ड वेव की बात चल रही है,
तो हमारे शरीर में वो दवाइयां फिर भी अभी असरकारी हैं। जो आयुर्वेद के हमारे प्रोटोकॉल हैं, अब लोग भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। वो शिथिलता आ जाती है डॉक्टर साहब, और वो शिथिलता कहीं भारी ना पड़ जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये नहीं, जो कहने की बात है ना कि हम लोग लाठी से ही मानते हैं, तो डर से ही हम लोग मानते हैं। बिल्कुल, वो डर खत्म होगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, बंद कर दिया। बिल्कुल, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। हमें ब्रेक पर जाना होगा। डॉक्टर अजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ डॉक्टर AK सिंह भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं पहली लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की तैयारी कितनी है। सब देखा है, सबक भी है, अनुभव भी है, तो क्या हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, और डॉक्टर्स कितने तैयार हैं। डॉक्टर्स को सैल्यूट है, लेकिन अब वो कितने अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जवाब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और धरती के भगवान डॉक्टर्स, जिन्होंने कोरोना के इस दौर में, कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर लोगों की मदद की, लोगों की जान बचाई, आज उनका दिन है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और हम चर्चा उनके कोरोना को लेकर जो तैयारियां थी उस पर भी कर रहे हैं। चर्चा इसकी भी कर रहे हैं कि चुनौतियां जो सामने आई उसको किस तरह से दूर किया गया और आगे चुनौती क्या क्या है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर AK सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइस चांसलर हैं आप अटल मेडिकल कॉलेज के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर AK सिंह जी। और सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से वायरस अपने आप को म्यूटेंट करता चला गया, नए नए रूप में अपने आप को बनाता चला गया, पहली लहर और दूसरी लहर में असर भी यही रहा कि कोरोना ने अपने आप को बदल दिया। स्वास्थ्य महकमा कितना बदल पाया अपने आप को, डॉक्टर्स अपने आप को कितना बदल पाए? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक लड़ाई है बिटवीन दी एन इनविजिबल एनिमी, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, और मेडिकल प्रोफेशन के बीच में। क्योंकि वो एनिमी अदृश्य है, दिखता नहीं है, तो वो लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। ये ऐसा है, और ये आज से नहीं, सैकड़ों साल से हम लोग को मालूम है कि वायरस अपना प्रारूप बदलता रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सतत रूप से बदलता ही रहेगा। कुछ समय बाद वो अपना रूप बदलना बंद कर देता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस पहले भी होते रहे हैं। आप जैसे देखिए, इन्फ्लुएंजा है, खस वो है, तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आई है, अब जाकर के आई है, वो भी टेम्पररी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दो वैक्सीन और बहुत सालों के लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस वगैरह चेंज होते रहते हैं और उसकी इम्यूनिटी के ड्यूरेशन भी होता है। तो हम ये नहीं मानते कि हाँ, ये वायरस चेंज होता रहेगा और हम लोग की लड़ाई अनंत तक चलती रहेगी। कुछ दिन बाद वायरस भी अपना म्यूटेशन बंद कर देता है, कम कर देता है। और बहुत से जो म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ ही म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहते हैं, जो वो टर्म यूज करते हैं। तो बहुत से म्यूटेशंस हानिकारक नहीं होते हम लोगों के लिए, कुछ होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, और वो ज्यादा भी होते हैं, कम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, हमने ये भी देखा कि इस दौरान पिछले 1.5 साल में लोगों का गुस्सा भी डॉक्टर्स ने झेला है। हालांकि इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसी खबरें सामने आई, हम देखते रहे हैं, लेकिन इस बार नाराजगी अलग किस्म की थी। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जिसका पेशेंट अंदर है उसको पता नहीं था कि वो पेशेंट लौटकर किस हालत में आएगा, और चुनौतियां थी डॉक्टर्स के लिए भी, लोगों के लिए भी। उनकी मजबूरी समझ सकते थे, लेकिन एक धैर्य होना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर्स के लिए। तो वो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया, कैसे आप अपने आप को संभाला कि लोगों के पैनिक होने पर अपने आप को संभाल कर रखना, लोगों को समझाना, मरीजों को समझाना, क्योंकि इसमें विल पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कोरोना से ठीक होने में। डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे पे हमारे सारे चिकित्सक बंधुओं को, जो किसी पैथी से और जहाँ पे भी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको कि आप इस अवसर का उपयोग करते हुए सबको एक साथ लाए हैं और इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। जहाँ तक रह गया सवाल, चुनौतियाँ तो बहुत ही गंभीर किस्म की थी। सेकेंड वेव बहुत भयंकर तरीके था, तब तूफान की तरह आया अस्पतालों में। हम लोग देखते ही देखते अचानक होली के बाद से अचानक मरीजों की एक बाढ़ सी आ गई, और अचानक जब कोई चीज़ आती है तो समस्याएं बढ़ती हैं। उतने बेड के इंतजाम कर पाना, उतना ऑक्सीजन का इंतजाम कर पाना, और सब कुछ आगे से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आया।
सारे हमारे चिकित्सक बंधु, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सब लोगों ने दिन रात मिलकर और इस तरीके से काम किया कि हम बहुत जल्दी इससे बाहर आ गए। उत्तर प्रदेश में सब कुछ आश्चर्यजनक तरीके से, ईश्वर की दया से सब कुछ बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ और आज स्थिति ये है कि हम उससे सेकेंड वेव से लगभग ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। लेकिन इसी तरीके से डॉक्टरों में जो धैर्य की सीमा थी वो भी एक अंत में था। आईसीयू के डॉक्टर और हमारे वार्ड के लोग, जितने लोग थे, सारे लोग इससे जूझ रहे थे। लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। वो लोग अपने मरीजों को, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे अस्पताल में आए कि वो अपने मरीजों को ले आकर यहाँ छोड़ देते थे नीचे ट्रायल्स में, और उसके बाद से फिर उनका हालचाल भी नहीं पूछने आते थे। उनका भी देखभाल करना, उनकी व्यवस्था करने, उनके कपड़े बदलवाना और इस तरीके की बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी आई, हमारे हॉस्पिटल की वायरल हुई कि किस तरीके से डॉक्टरों ने मिलकर उनका कपड़ा बदलवाया, खाना खिलाया और मतलब पर्सनल केयर दिया। और इसी का नतीजा ये रहा कि हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाए और उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी हम लोग कंट्रोल कर पाए कोरोना के केसेस को। जी बिल्कुल, और उसका असर भी दिखा कि कंट्रोल तो हुआ ही, साथ ही एक जितना लॉस हो सकता था इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी, जितने आंकड़े पॉजिटिव आ सकते थे वो भी नहीं होने दिया। और ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है साहब। आप लोग यदि बिल्कुल भी एक कदम भी पीछे अगर हटा लेते तो बहुत मुश्किल आ जानी थी, ये बात तय थी। लेकिन आप धरती के भगवान ने, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, आपके द्वारा विश्वास भी है। डॉक्टर एस.के. पांडे जी, सवाल यही है कि अब तीसरी लहर को लेकर हमारा हेल्थ इंस्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। बच्चों को खतरा है, कई जगह पर बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको क्या कमी महसूस दिखाई देती है, क्या करना बाकी है? देखिए, सरकार की तरफ से हर तरीके की कोशिश हो रही है। पीडियाट्रिक वार्ड जगह जगह बनाए जा रहे हैं। हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे वार्ड बनाए जा रहे हैं जहाँ पे पेशेंट के भर्ती करने की, बच्चों के लिए स्पेशली व्यवस्था बनाई जा रही है। और तीसरी लहर में क्या स्थिति बनेगी, देखिए अभी ये सब तो एक उम्मीद है, कल्पना ही है, क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। लेकिन अगर स्थिति ऐसी कुछ आई कि बच्चों के ऊपर उसका असर रहा तो इसके लिए पूरी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारी कर चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि किसी तरीके की भी विशेष दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की तैयारी पहले थी, दूसरी लहर में इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी। उसका कारण ये हो गया कि अपेक्षा नहीं थी कि इस स्थिति में ये समस्याएं पहुंच जाएंगी, खासकर ये ऑक्सीजन की समस्या हो जाना। लेकिन अब हर तरीके से आदमी तैयार है, लोग तैयार हैं, डॉक्टर्स भी तैयार हैं और सरकार भी तैयार है। इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या होने की संभावना मुझे नहीं लगती है। अच्छा ही रहेगा जो होगा। बिल्कुल सही बात है और उम्मीद हमें अच्छी करनी चाहिए। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, पहली लहर जब खत्म होने को थी तब दूसरी लहर की बातें यदा कदा हुई, लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर के बीच में तीसरी लहर की बात हुई तो लोगों को पहले ही बता दिया गया कि तीसरी लहर भी आएगी। तो क्या हम चौथी लहर का भी एक्सपेक्ट करें कि चौथी लहर भी आ सकती है, उम्मीद की जाए इसकी? ये चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ये प्रश्न अभी बहुत प्री मैच्योर है कहना। यहाँ पे हमारे गुरु प्रोफेसर ए.के. सिंह सर हैं, वो हमेशा एक चीज कहते थे हम लोग को, कोविड की सेकेंड वेव की लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में हमने लड़ी है कि किसी भी पैंडेमिक का 3 स्वरूप होता है जो यूजुअली देखा गया है। फर्स्ट लेयर, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। फर्स्ट वेव जो होती है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग होती है और उसमें मोर्टालिटी कम होती है, कम इन्फेक्ट होते हैं लोग, लंबे समय तक चलती है, लेकिन मृत्यु दर कम रहती है। जो द्वितीय वेव होती है वो सबसे तेज़ आती है और बहुत पीक तक जाती है, उसमें मोर्टालिटी बहुत होती है और फिर वो सडनली नीचे आती है। और जो थर्ड लेयर होती है वो शॉर्ट और स्टाउट होती है, मतलब कम समय के लिए होती है, एकदम से आएगी, कम होगी। किसी भी अगर एक पैंडेमिक का अध्ययन करें जो सर बताते थे हम लोगों को, तो उसमें यही हमें हिस्ट्री से देखने को सीखा है हम लोगों ने। तो ये प्रश्न की फोर्थ लेयर आएगी, फिफ्थ लेयर आएगी, देखिए ये वायरस की संरचना एकदम अलग है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स पे जाएं, हम पुरानी स्टडीज पे जाएं, तो जरूरी नहीं है जैसा सर कह रहे थे कि हर वायरस हमेशा गलत तरीके से म्यूटेट हो, बहुत ही ज्यादा विरुलेंट हो। ऐसा भी हो सकता है संभवतः कि 2-3 बार म्यूटेट होने के बाद वो काफी कमजोर पड़ जाए। लेकिन अभी तक जो 1.5 साल में देखा गया है कि इस वायरस का डेमोग्राफिकली और क्लाइमेटिकली कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखा गया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वेव आई है, लेकिन आई जरूर है। अगर हम सेकेंड वेव तक की बात करें तो पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसका असर ना देखा गया हो या इसकी वजह से डैमेज ना हुआ हो। बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जरूर हम ये कहेंगे कि भाई हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, पर
क्या रहेगा स्वरूप, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। हाँ, एक चीज जरूर है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो अभी दिखाई दे रहा है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, वो एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से अभी संक्रमण बढ़ रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, और कुछ केसेस हमारे यहाँ आ गए। इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है कि हम अगर किसी वायरस को, नए स्वरूप को हम पकड़ते हैं 10-12 दिन में, तो हम कहीं ना कहीं उसको कंटेन कर सकें, उसका एक जोन बना सकें, उसको फैलने ना दें। देखिए, तैयारी आप कितनी भी कर लीजिए, कितने भी बेड बना लीजिए, कितने भी वो कर लीजिए, लेकिन जब पैंडेमिक आता है और बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उस चीज को सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये बात समझ इसलिए हमें आप जरूरी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली बड़ी मात्रा में लोग बीमार होने लगेंगे, गवर्नमेंट हमारी कर रही है, तो वो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जैसी बनती नजर आती जरूर है। डॉक्टर AK सिंह जी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद से जुड़े हुए हो, जनता, हम लोग, आम लोग उनको डॉक्टर्स की नज़रों से ही देखते हैं, लेकिन कुछ बयानों से एलोपैथी और आयुर्वेदिक के बीच में ऐसा दिखाया गया वर्चस्व को लेकर, कोई किसी से कम नहीं है। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से डॉक्टरों के मनोबल पर कुछ असर पड़ता है? नहीं, हमारा ऐसा नहीं मानना है ना। हमारा ये नहीं मानना है कि कोई किसी पद्धति पे कमेंट करे तो उस पद्धति पे कोई असर पड़ेगा, चाहे वो कोई पद्धति हो। हर पद्धति के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और जहां तक एलोपैथी है, अब जानते हैं कि विश्व भर में जिसको हम लोग मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन मतलब जिसमें हर ब्रांच के हम अच्छी चीजें लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जड़ी बूटी से दवाइयां अपनी नहीं बनाते हैं या नहीं बनाते रहे हैं, अब उनको सिंथेटिक बनाने लगे हैं। तो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हमेशा ये दावा करते हैं कि हम जो भी अच्छी चीज कहीं से मिलती है उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसलिए कोई किसी तरह का लोगों में द्वेष या भावना या कोई इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। और खैर, अच्छी चीज ये भी है कि किसी को इस तरह से दूसरे की पैथी के बारे में कोई चीज कहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर BN सिंह जी, अब सवाल यह है कि होम्योपैथी, क्या कोरोना को लेकर कुछ रिसर्च इस पर किया जा रहा है कि कुछ ऐसा बनाया जाए, ऐसी कोई दवा है जिससे कोरोना का खात्मा हो? इस पर कुछ मंथन चल रहा है? देखिए, होम्योपैथिक में रिसर्च तो हमारे भी CCRH का विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जी, उसमें रोजमर्रे में वर्क हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ, हमने पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जब तक हम लक्षणों को मिलान उस मेडिसिन से नहीं कर पाते हैं तब तक वो इफेक्टिविटी नहीं आती है। इसलिए जितने भी मरीज किसी भी, चाहे कोरोना वायरस का हो चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस का हो, अगर वो आते हैं तो मैनेज के लिए तो मैनेजमेंट हम करते हैं उसके हिसाब से, किंतु जहां तक सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन है वो पर्टिकुलर पेशेंट के लक्षणों के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर हम उसके हिसाब से करते हैं। ये डॉक्टर हनीमैन साहब के जमाने से ही प्रचलित है। अब पॉइंट ये उठता है कि तमाम चीजें जैसे हमारे वर्क जो हो रहे हैं मेडिसिन के हिसाब से, वो एक तो जितने इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन इस हिसाब से हम करते हैं कि प्रोविजनल लेवल पर जो है उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन करके हम ये देखते हैं कि केस में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है या डिक्रीजिंग लेवल पर है। तो इन हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की सबको जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहना चाहिए सर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा तो नई चीजें भी हमारे सामने आएंगी और उसका फायदा हम लोगों को ही होगा कहीं ना कहीं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि जो चीजें पहली लहर में जरूरत नहीं पड़ी उनकी दूसरी लहर में जरूरत पड़ गई, तो आयुर्वेद अपने आप को किस तरह से बदल रहा है कोरोना को देखते हुए? क्या दवाइयां बदली हैं, तरीका बदला है कुछ? देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का कोई एक दवाई नहीं आ रही है, चाहे हमारे आयुर्वेद में हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन में हो, चाहे होम्योपैथी में हो। कोरोना में जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उस सिम्टम की दवाई दी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कोरोना है उसके लिए कोई सिम्टम, ऐसा मतलब बुखार आया पैरासिटामोल दे दिया या हमारे आती है दवाइयां, फिर दे दिया, ठीक हो गया।
इसमें तो सिम्टम की दवाई आपको देनी है ना। तो कोई ऐसा नहीं कि इसकी कोई एक सटीक दवाई बन जाएगी, उसको हम पहले खिला दें या बाद में खिला दें। दवाई तो केवल वैक्सीन है, बस वैक्सीन है, अपनी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, वो एंटीजन आएगा तो उसको रजिस्ट करेगा। हाँ, रही बात पहले दूसरे वेव की, सिम्टम्स वही थे, बस सेकेंड वेव में चूंकि उसका वेरिएंट चेंज हो गया, म्यूटेट हो गया वायरस, उसने इतनी तेजी से बॉडी को इफेक्ट किया कि अगर कोई डायबिटिक रहा या किसके पास ऑलरेडी पहले से कोई बीमारियां थी तो उनको बहुत तेजी में उसको इफेक्ट किया और लंग्स को डैमेज किया। तो अब दवाई वही है, देखिए सिम्टम्स वही थे, पहले भी बुखार आता था। आप देखिए पहली वेव में दूसरी वेव में सिम्टम में कोई अंतर नहीं आया, स्मेल गया होगा, लूज मोशन हुआ होगा, ठीक है, बुखार आया होगा, खांसी आई होगी, सांस की प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो पहले वेव में वो चीज बहुत स्लो डाउन थी, बहुत धीरे थी, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सेकंड वेव में जिसको सीवियरिटी के साथ आया, कई लोगों को सारे सिम्टम आए। इसमें भी जो वैक्सीनेटेड थे उनको एक दो सिम्टम आके रह गए। मैं दोनों वैक्सीन मुझे लगी हुई थी, मुझे भी इन्फेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, सिम्टम सारे आए। ये चीज है कि हम लोग हो चाहे जो भी पैथी हो, वो केवल हम लोग कोरोना के अगेंस्ट केवल सिम्टम का इलाज कर सकते हैं। कोरोना का इलाज तो केवल वैक्सीन है, तो वैक्सीन सबको लगवानी है। इसमें केवल कोरोना का इलाज वैक्सीन है और वैक्सीन के साथ साथ सावधानी है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सावधानी तो है, क्योंकि सावधानी अगर नहीं दिखाई जाएगी लोगों के द्वारा तो फिर स्थिति हमने देख रखी है दूसरी लहर में, जो कि अब नहीं दिख रही है, कि देखिए जगह जगह भीड़ हो रही है, चिंता वाली बात है और ये लोगों को समझना भी चाहिए। डॉक्टर, डिस्टेंसिंग की जा रही है, अभी भी इतनी लापरवाही है, जबकि तीसरी लहर की इतनी ज्यादा चेतावनी IIT दे चुका है, सारे साइंटिस्ट दे रहे हैं, फिर भी लोग जो है अगर नहीं मान रहे हैं तो ये खतरनाक है। डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे ये है, बिल्कुल कोविड के होने के बाद कई पोस्ट कोविड इफेक्ट्स देखने को मिले बॉडी में, खासतौर से तरह तरह कलर के फंगस सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के तो मामले 40,000 से ज्यादा आए हैं, कल ही मामला 2 दिन पहले सरकार ने रिपोर्ट भी दी है। तो क्या हम इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं कि कोविड से तो सामना कर लेंगे, उससे बचा भी ले जाएंगे लोगों को, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट होता है बॉडी पर, असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, पोस्ट कोविड के लिए सरकारों ने हर अस्पताल में पोस्ट कोविड क्लिनिक चला रहे हैं, पोस्ट कोविड वार्ड खुला हुआ है, जहां पे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो लोग आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। हम लोग के अस्पतालों में लगातार पोस्ट कोविड सिम्टम लेकर आ रहे हैं और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी भी वायरल डिजीज के बारे में बाद में होता है। कोरोना में ये कुछ ज़्यादा ही तरीके से आ रहा है, लोगों को कमजोरी आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग डरे हुए हैं, सबके किसी न किसी के परिवार में कोई न कोई अनहोनी घटना घटी है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर लोग आ रहे हैं। इसमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो रही है, इलाज भी चल रहा है और ये लगातार प्रोसेस में है। सरकार इस बारे में एकदम सतर्क है और इसमें जैसे ही कोविड के केसेस कुछ कम हुए, तुरंत हम लोगों को आदेश आ गया कि पोस्ट कोविड क्लिनिक चलाना है। हर अस्पताल इसके लिए तैयार है, डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं। और ब्लैक फंगस की जहाँ तक बात है, उसमें कुछ चीज़ें शामिल हुई तो उससे भी अब चीज़ें हम लोग उससे सफलतापूर्वक निकल रहे हैं, इलाज हो रहा है और ये इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी और इसका हम लोग मैनेज करते रहेंगे। बिल्कुल, और वो उसका असर भी दिख रहा है कि काफ़ी स्थिति कंट्रोल में लाने की कोशिशें जो हुई हैं उसका असर दिख रहा है। डॉक्टर SK पांडे जी, अब सवाल थोड़ा सा मानवीय आधार पर है। डॉक्टर्स के भी परिवार होते हैं, डॉक्टर पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, विश्वास खूब होता है। अगर मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो उससे तो विश्वास यही हो जाता है कि अब वो बच जाएगा कम से कम। और दूसरी लहर में तो यही लग रहा था कि हॉस्पिटल में बस एक बार पहुंच जाओ, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को इस तरह की पैंडेमिक में हैंडल करना कितना आसान होता है? आसान नहीं होता, ये काफ़ी मुश्किल काम है। जो लोग ICU में ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, घर परिवार से भी दूरी रहती है और बाकी शारीरिक समस्या भी, एक रिस्क भी रहता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याएं रहती हैं, तो रिस्क तो रहता ही है। लेकिन ये एक खुशी भी रहती है, कोशिश भी रहती है हर डॉक्टर की, कोई भी हो, किसी भी विधा का हो, वो अपनी तरफ से अच्छे कोशिश करता है कि हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। जो हमारे पास आया है, जिस विश्वास के साथ आया है, हम उसको ठीक करके ही वापस भेजें। इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी कि किसी पैथी की कोई बात हो, किसी के पास भी जाएगा पेशेंट तो वो ठीक करने की ही कोशिश करेगा।
क्योंकि उसका यही धर्म है, पहला धर्म ही यही है कि पेशेंट को हमें ठीक करना है किसी भी तरीके से। तो ज्यादातर लोग यही प्रयास करते हैं। और जहां तक ये कि कोविड के समय पे किस तरीके की समस्या आई, तो समस्या तो थी ही। अब आप रिस्क पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा परिवार की भी समस्या कि घर पे जाना है अगर आपको, और आपकी ड्यूटी लगी हुई कोविड में, तो घर वालों से भी दूर ही रहना है, तो अपना बचाव भी करना है, साथ में मरीज को भी ठीक करना है, दोनों चीजें आपको करनी है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में देखिए, वायरस की जहां तक बात है, हो सकता है किसी नई तरीके का कुछ वायरस आ जाए, कोई नई बीमारी आ जाए, अभी हमें कुछ नहीं पता भविष्य में क्या होगा। लेकिन हमें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि अब हम आगे आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करें, और शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। इसके लिए हमें ये जरूर करना चाहिए कि अब हमें अपनी दिनचर्या और आहार विहार पे भी ध्यान देना चाहिए। हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, ऐसी चीज़ों को खाएं जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बनी रहे और ज़्यादातर बीमारियों से भी बचे रहें। जो पहले हम लोग जिस तरीके की दिनचर्या करते थे कि रात में देर रात तक खाना खाना और उल्टा सीधा खा लेना बाकी चीज़ें, अब वो सब धीरे धीरे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर की ताकत भी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, इम्यूनिटी पावर भी कम होती जा रही है, और बीमारियां तो हमेशा नई नई आती ही रहेंगी। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि आगे अब कोई बीमारी नहीं आनी है, कभी भी कोई बीमारी आ सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी पावर अगर सही रहेगी तो आपको लड़ने में आसानी रहेगी ना। समझना होगा कि शरीर उनका है, भले ही लोग कहते हैं कि किराए का घर है, लेकिन एक किराए का घर जब तक आपके पास है, इसको आप सजो कर रखिए, संभाल कर रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर AK सिंह जी, आप एक टीम को लीड करते हैं, आपके नेतृत्व में अटल मेडिकल कॉलेज में पूरा कोरोना को लेकर काम किया गया, कोरोना को लोगों से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन एक टीम के तौर पर, एक लीडर के तौर पर आपको क्या चुनौतियां महसूस हुई इन 1.5 साल में? कहां कमी नजर आई, कहां आपको लगा कि कुछ सीखने की जरूरत है? देखिए, हम उस समय डायरेक्टर थे RML इंस्टीट्यूट के जी, जिस समय सेकेंड वेव आई थी जी, और बहुत दिक्कत वाली थी, बहुत चुनौतियां थी। चुनौतियां हर लेवल पे थी, ऑक्सीजन पे थी, चुनौतियां मैन पावर पे थी, और चुनौतियां लोगों के बिहेवियर पे भी थी। तो चुनौतियां बहुत आई हैं, बहुत सी शिक्षा मिली है, और जो सबसे जो दिक्कत की बात आई वो हम लोगों में एक हेल्पलेसनेस की भावना जो डॉक्टर्स में कईयों में आई है, हमारे टीम में भी, हमारे रेजिडेंट्स में भी। हम लोग का RML इंस्टीट्यूट में एक 200 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था। उस कोविड हॉस्पिटल के अलावा जो हमारी रेगुलर इमरजेंसी होती थी, उसमें करीब करीब 100 मरीज तक कोविड वाले भर्ती हो गए थे। वो ऐसे भर्ती हो गए थे कि उनके RT-PCR नेगेटिव या तो आया या कराए नहीं है, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो आपको मजबूरी है, आपको भर्ती करना ही करना है। अब उनको भर्ती कर लिया, कोविड के बेड नहीं खाली हो रहे हैं कोविड अस्पताल में, तो वो आपके जनरल अस्पताल में एक 100 मरीज करीब करीब थे, और उनमें भी दिक्कत बहुत बड़ी आती थी कि आपके संसाधन लिमिटेड हो जाते थे। आपके संसाधन इसमें होते कि जितने अब बेड्स हैं, जितने ऑक्सीजन के पोर्ट हैं, जितने आपके पास ऑक्सीजन है ना, उतना ही आप मरीज को रख सकते हैं। बहुत मरीजों को हम लोगों ने ट्रॉली पे रख के ऑक्सीजन दी, कुछ को व्हील चेयर पे बैठ के ऑक्सीजन दी। तो इस तरह की चीजें भी करनी पड़ी, क्योंकि मजबूरी में कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, जितनी मदद कर सकते हैं करने। ऑक्सीजन की भी दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि ये पूरे देश में कहीं ना कहीं पे कमी होती रही, तो गनीमत बिल्कुल, और उन कमियों को दूर करते हुए कोशिश ये की गई डॉक्टर AK सिंह जी, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि लोगों की जान बचे। देखा है हमने महसूस किया है कि डॉक्टर कितनी मेहनत से दिन रात लगे रहे और लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे। एक बार फिर से आपको दिल से सलाम जी मीडिया की तरफ से। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, हम आपको बधाई भी देते हैं और आपके काम को सम्मानित भी करते, सराहते भी हैं, क्योंकि आपकी बदौलत ही हमारा समाज, हम लोग अभी तक सुरक्षित भी महसूस करते हैं, एक विश्वास भी आप सभी लोगों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर अजय त्रिपाठी, डॉक्टर BN सिंह जी, डॉक्टर AK सिंह जी, डॉक्टर SK पांडे जी और डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। डॉक्टर्स जान बचाने वाला ही नहीं होता है, जान की रखवाली करने वाला भी होता है, इसलिए जो डॉक्टर्स बताएं वो काम करना चाहिए ताकि लोग स्वस्थ भी रहें। और आपसे निवेदन यही है कि तीसरी लहर यदि आ सकती है तो सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से ही आ सकती है। सावधानी बनाए रखें, जो नियम है उसका पालन करें, तो तीसरी लहर नहीं आएगी, ऐसी भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में इतना ही, छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी है।